नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आपके साथ शिष्टिका। और दर्शकों, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आपको तिथि बताकर करते हैं, तो बिल्कुल आज भी हम वैसा ही करेंगे। आइए बताते हैं आपको कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2079, माह है कार्तिक और आज है कृष्ण पक्ष की नवमी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज तारीख है 19 अक्टूबर और दिन है बुधवार। तो चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है पन्ने पलटने का। जी हाँ, पन्ने हम पलट रहे हैं इतिहास के, क्योंकि बेहद ज़रूरी होता है हमारे कल को भी देखना कि बीते कल में क्या हुआ था, क्योंकि वही हमें सीख देता है कि आने वाले कल में हमें किस तरह चलना है। तो आइए आपको अवगत करवाते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन इतिहास में। 1689 में रायगढ़ के किले पर औरंगजेब ने कब्जा किया था आज ही के दिन। सन 1774 में इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के जज और नए काउंसिल सदस्यों का एक दल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में चलाए जा रहे शासन को बेहतर बनाने के लिए कलकत्ता पहुंचा था। 1933 में बर्लिन ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने 1936 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पहली बार बास्केटबॉल को शामिल करने का ऐलान किया था। 1950 में मदर टेरेसा को कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1970 में भारत में निर्मित पहला रूसी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग 21 भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। 1983 में एस चंद्रशेखर ने भौतिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीता था। 1993 में बेनजी भुट्टो ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। और 2005 में आज ही के दिन इराक के आपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगदाद में सुनवाई शुरू हुई थी। आज ही के दिन 2008 में ऑटोमोबाइल बाजार में मंदी के कारण टाटा मोटर्स ने लगभग 300 अस्थायी कर्मचारियों को हटाया था। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास। इसके साथ अब वक्त हो गया है आप सभी के साथ साझा करने का आज का सुविचार। तो आइए देखते हैं कि क्या लेकर आए हैं आज का सुविचार हम आपके लिए कार्यक्रम में। हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। और ये एक अच्छा विचार, ये इतना सुविचार हमें दिया था ओशो ने। कितनी अच्छी बात कही है दर्शकों ओशो ने कि हमें किसी के साथ भी किसी भी तरह का कंपैरिजन, यानी कि कोई भी प्रतियोगिता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं, तो और उस जो जैसे आप हैं उसमें आप सहज रहिए। जब आप सहज रहेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। देखिएगा इस परिवर्तन को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में लाकर। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, आज की बात। और दर्शकों, मैं आपको बता दें कि आज का विषय मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, ये हम एक करियर ऑप्शन पे बात करेंगे। एक करियर ऑप्शन पे हम बात करेंगे और मैं एक लाइन बोलूँगी, आप सभी समझ जाएंगे कि मैं किस करियर ऑप्शन, मैं किस कार्य की बात कर रही हूँ। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है दर्शकों। जी हाँ, आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं पत्रकारिता की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, तो आज का हमारा विषय यही है कि पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य। और दर्शकों, पत्रकारिता को लोकतंत्र का अविभाज्य अंग कहा जाता है, क्योंकि हर पल होने वाले परिवर्तन, जीवन में हर पल होने वाले परिवर्तन और दुनिया में घटने वाली घटनाओं का दर्शन हमें पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव है जानने का। और आज इस विषय पर दर्शकों मैं आपको बता दूं, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज बेहद ही एक खास शख्सियत हमारे बीच है, जो इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनके परिचय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि उनका परिचय 1 या 4 लाइनों में दिया भी नहीं जा सकता है। वो
ऐसी शख्सियत है इस क्षेत्र के, पत्रकारिता क्षेत्र के। तो आइए मैं आपको सबसे पहले उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि परिचय 2 या 4 लाइनों में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए मैं पूरा लेखा जोखा इनका तैयार करके लाई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वे प्रधान संपादक हैं मध्य प्रदेश माध्यम में, साथ ही साथ वे चेयरमैन हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल में, और पत्रकारिता, मीडिया अध्यापन एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में ये पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। लगभग 10 साल माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में पत्रकारिता में स्नातक और समाज शास्त्र एवं प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि भी इन्होंने ली हुई है। जी हाँ, तो और दर्शकों, इनके सम्मान की अगर बात करूं तो जो सबसे बड़ा सम्मान है गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार से भी वो सम्मानित हैं, और भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इनके सम्मानों की। बिल्कुल कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं बहुत बहुत गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित पुष्पेंद्र पाल सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर, जैसे कि आज का जो हमारा विषय है पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य, हम बेशक इस विषय पे बात करेंगे कि कैसे जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में अपने करियर को अच्छे से बना सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसी चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न है वो मैं आपके अनुभव के ऊपर लेना चाहूँगी। लेकिन प्रश्न के पहले हमारे साथ आज एक और मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। अनायदा नायक, जो बिल्कुल जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य, तो एक युवा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये क्लासिकल सिंगर हैं। तो बिल्कुल साथ ही आज आपको क्लासिकल सॉन्ग भी, क्लासिकल गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चलते हैं पुष्पेंद्र सर के पास वापस से और जानते हैं कि सर जो आपका अनुभव रहा है बीते कल में और आज में अगर बात करी जाए, तो आप क्या अनुभव रहा है आपको पत्रकारिता का, क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस अनुभव के बारे में? देखिए, जहाँ तक अनुभव की बात है तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता में पिछले समय में बहुत बदलाव आए हैं। और हम लोग जब याद करते हैं पीछे, अगर 30-35 वर्ष पीछे जब हम जाते हैं और उस दौर को देखते हैं और आज के दौर को देखते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि पहले जब था तो प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। उसके बाद वो दौर था जब थोड़ा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो सिर्फ दूरदर्शन ही लोगों तक पहुंचता था, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकाशवाणी को शामिल कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर, और वो दौर वो था जब कि प्रिंट मीडिया में भी जो टेक्नोलॉजी थी वो उस समय हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी और सब कुछ हाथ से तैयार होता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी उससे नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, क्योंकि इंटरनेट तो 95 में ठीक ठाक तरीके से हमारे देश में आया। इसके बाद जो अगर प्राइवेट चैनलों की, टीवी चैनलों की बात करें तो 1999 2000 के आसपास प्राइवेट चैनल धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हुई, और आज तो खैर बहुत सारे चैनल, सैकड़ों चैनल हमारे सामने हैं, और न्यूज़ चैनल भी हैं, एंटरटेनमेंट चैनल भी हैं, रीजनल चैनल टीवी चैनल्स भी हैं। तो ये ग्रोथ हुई। लेकिन फिर उसके बाद देखते देखते एक इंटरनेट के माध्यम से फिर पूरा इतना विस्तार हुआ कि आज हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी चैनल को भी पीछे छोड़ते हुए आज हम डिजिटल मीडिया की तरफ आज हम बढ़ गए हैं। और डिजिटल मीडिया का जिस तरह से ग्रोथ हुआ है और जिस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आज उसके सामने आए हैं जी, तो ये जो पूरा एक विस्तार हुआ है जी, और एक टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुआ है, इसने मीडिया के पूरे सीन को भी बदला है जी। और इसमें हम देखेंगे कि इस बीच में अगर हम मीडिया की बात करें तो रिपोर्टिंग करने के तरीके हमारे बदले हैं, रिपोर्टिंग की जो हमारी टेक्निक्स हैं, हमारे रिपोर्टिंग के जो टूल्स हैं, उन सभी में बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही साथ हमारी जो प्रेजेंटेशन के जो तरीके थे न्यूज़ के, वो प्रेजेंटेशन के तरीके बहुत तेज़ी से बदले हैं। प्रिंट मीडिया में हम देखते थे कि बड़ी बड़ी खबरें पढ़ते थे, विस्तार से खबरें पढ़ते थे। टेलीविज़न में उन्हीं खबरों को हम सुनने लगे, देखने लगे, विजुअल्स आने लगे। तो एक तरह का चमत्कार लोगों के सामने आया जब शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। तो फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, तो डिजिटल मीडिया में हमने देखा कि 24/7 अपडेट हो रहा है। अखबारों में 24 घंटे की खबरें हमें सुबह के समय मिलती थी। टेलीविज़न चैनल में भी एक निश्चित पीरियड होता था, क्योंकि उनको प्रोडक्शन का टाइम लगता था,
तो शुरू में तो हम देखते थे शाम की ही खबरें हमको मिलती थी। तो ऐसे बदलाव बहुत आए हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने 24/7 अपडेट कर दिया, हमको तुरंत खबरें मिलती हैं, लेकिन हमको शॉर्ट में, ब्रीफ में। तो इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से जो फॉर्मेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बदले हैं, राइटिंग स्किल बदली है, प्रेजेंटेशन के तरीके बदले हैं, भाषा में भी इसने तेज़ी से बदलाव किया है। तो इन सब की वजह से पत्रकारिता के सामने भी लगातार चैलेंज आए हैं और जो युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम करके जो लोग आते हैं और जो यहाँ अपने जॉब, अपना कैरियर सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके सामने भी ये चुनौती रहेगी इन समय के साथ बदलावों को अडॉप्ट करें वो, और इनके साथ, क्योंकि अगर वो प्रिंट मीडिया के लिए राइटिंग स्किल सीख कर आए तो डिजिटल मीडिया की राइटिंग स्किल बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट, वहाँ का प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ की आवश्यकता है। तो इन सब के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके के प्रशिक्षण की आवश्यकता हुई, बदलाव हुई। मीडिया संस्थानों उन सब बदलावों को भी स्वीकार किया और उनके अनुसार नए पाठ्यक्रम चालू किए, नए तरीके से प्रशिक्षण देना विद्यार्थी को प्रारंभ किया। तो ये सारे बहुत बदलाव हैं, इसलिए जो है चुनौतियों में बदलाव आया, पाठ्यक्रमों में बदलाव आया युवाओं के सामने। और आज जो है जो एक चुनौती है कि सारे मीडिया को अगर हम देखें, कन्वर्जेंस का पीरियड है हमारे सामने, तो आज एक नए जो विद्यार्थी या एक युवा पत्रकारिता में आना चाहता है उसको एक तरह से मल्टीटास्किंग के रूप में देखा जाता है। पहले प्रिंट वाला काम इलेक्ट्रॉनिक में नहीं करता था, इलेक्ट्रॉनिक वाला व्यक्ति डिजिटल में काम नहीं करता था, आज उससे सभी तरह की अपेक्षाएं की जा रही हैं कि आज वो सभी माध्यमों के लिए काम करें। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अगर मतलब मैं कहूँ कि बीते हुए कल और आज को देखा जाए तो जो पूरी रूपरेखा है, जो तरीका है, पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल दर्शकों, और हम आगे इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य, इस विषय से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट से सुझाव पा सकते हैं। तो आपको मैं फ़ोन नंबर्स बता दूं, फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होंगे, आप फ़ोन नंबर्स लिख लें। हमारा सबसे पहले लैंडलाइन नंबर जो है 0755 2660049, इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आप लिख लें 180023344040। तो जी हाँ, इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ सके हैं जिनको इसी विषय से संबंधित प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से करना है। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैं जी जी नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न कर रहे हैं। बनने में उसकी कौन कौन सी खूबियां उसमें होनी चाहिए जिससे पत्रकार बनने में उसके जो है उसको लाभ मिल सके और उसको वरदान साबित हो सके। थोड़ा सा अपना प्रश्न और स्पष्ट करेंगे, थोड़ा भी आपकी आवाज़ कट रही है। उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। और मुझे लगता है कि जो थोड़ा संक्षेप में मैं समझ पाया कि वो शायद कौशल जानना चाहते थे कि एक पत्रकार को किन किन कौशल से निपुण होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी राइटिंग स्किल यानी भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भाषा क्षमता अगर अच्छी होगी तो आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। आज के समय में टेक्नोलॉजी की समझ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल सारा काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं तो भी आपको कंप्यूटर का और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान एडिटिंग के लिए ज़रूरी है। और अगर प्रिंट मीडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पेज डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी समसामयिक मुद्दों की समझ बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भले ही आपने अपने पाठ्यक्रम या अपने अध्ययन के दौरान नहीं पढ़े, लेकिन उनकी समझ आपके अंदर होना चाहिए। और ख़ासतौर से जो सामान्य ज्ञान है जो वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सामाजिक सांस्कृतिक जो राजनीतिक विषय हैं उनकी समझ होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखें तो इन चीज़ों में अगर आप ध्यान देते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं तो आप बेहतर ढंग से, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का ज्ञान भी आपको होना ज़रूरी, क्योंकि अगर उनको ध्यान में रखेंगे तो आप कोई ऐसा विषय नहीं चुनेंगे या ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो समाज में कठिनाइयाँ पैदा कर सके या कोई द्वंद्व पैदा कर सके। तो आजकल नैतिक और सामाजिक जो दायित्व हैं उनकी भी समझ होना एक पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इनको करेंगे तो आप शायद बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज पे आपकी पकड़ हो और उस बात को सही तरीके से, एक नेगेटिव बात को भी आप कितने अच्छे से अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टूडियो में हमारे साथ एक युवा भी उपस्थित है जो एक क्लासिकल गायिका है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं नायदा के पास और उनसे कहते हैं कि नायदा, मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम में सबसे पहले जो आप अपने गीतों की शुरुआत करें वो एक भजन के साथ करें।
भटकत कौन फिरे, हमारे तीरथ कौन करे, हमारे तीरथ कौन करे, हमारे तीरथ कौन करे। इतनी मधुर आवाज नायदा, बहुत बहुत प्यारा भजन आपने प्रस्तुत किया, और जो मधुरता, जो मिठास है आवाज में आपकी, उसका क्या ही कहना। तो दर्शकों, अभी वापस चलते हैं पुष्पेंद्र सर से और जानते हैं कि पत्रकारिता में बहुत सारे विभाजन हो चुके हैं, तो उन विभाजनों को, उन अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हुए पत्रकारिता को विस्तार में जानते हैं। देखिए, जो अगर विभाजन की हम बात करते हैं तो जी। मैंने अभी थोड़ा शुरू में भी आपको बताया जी। कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम टेलीविज़न और रेडियो को शामिल करते हैं, प्रिंट मीडिया में हम समाचार पत्र पत्रिकाओं को शामिल करते हैं, और उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो डिजिटल मीडिया में हम सोशल मीडिया भी एक तरह का मीडिया है, उसके डिफरेंट प्लेटफार्म हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास जो है वो वेब पोर्टल्स हैं, जी। वेबसाइट्स हैं, और हमारे जो न्यूज़ पोर्टल्स भी बहुत हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। इन सब में जिस तरह से हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा जो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो जी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब भी एक मीडिया पुराना प्रचलन में थोड़ा होता है तो फिर नया मीडिया आता है तो उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा ज़्यादा होती है, उत्साह ज़्यादा होता है। फिर आप देखते हैं कि थोड़ा सा एक उसका जो एक तरीका है काम करने का, जैसे जब प्रिंट मीडिया से प्रिंट मीडिया में पहले हम थे तो हम देखते थे कि हमारे जो युवा साथी हैं जब रिपोर्टिंग करते थे तो वो अपने लिए कहते थे कि बाईलाइन हमको मिल जाए। बाईलाइन मतलब हेडलाइन के साथ उसका रिपोर्टर का नाम जाता है, तो वो उससे प्रसन्न होते थे कि जो है कि ये क्रेडिट हमको मिल रही है उसकी। लेकिन जब टेलीविज़न में आया तो उन्होंने देखा कि रिपोर्टर खुद वहाँ पर समाचार प्रस्तुत करता है, एंकरिंग करता है, उसका रिपोर्टर का जो लास्ट में जो है वो अपना बाइट देता है, तो उससे ग्लैमर पैदा हुआ उसमें। तो मैंने देखा कि वो एक दौर था जब युवा सारे टेलीविज़न चैनलों में जाना चाहते थे, लड़के लड़कियां जब आते थे तो वो एक ग्लैमर था कि जल्दी नेम फेम मिलेगा हमको, तो वो होगा। फिर उसके जब डिजिटल मीडिया में पहुंचे तो लोगों ने अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट्स, अपने यूट्यूब चैनल्स शुरू किए, सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग्स के साथ साथ उन्होंने अपनी पोस्ट डालना शुरू की, वीडियोस डालना शुरू किए, फोटोग्राफ डालना शुरू किए। तो कई बार वो पर्सनल भी होते थे, लेकिन अब न्यूज़ के रूप में भी अब देख रहे हैं कि बहुत सारी गतिविधि हमको करते हैं। तो इस तरह के जो डिवीज़न है इसके साथ धीरे धीरे और डिजिटल मीडिया के आने के बाद एक हुआ कि लोगों ने कहा थोड़ा डेमोक्रेटिक मीडिया है, क्योंकि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो देता है। क्योंकि प्रिंट और टेलीविज़न में तो कुछ लिमिटेड लोग ही जा पाते थे अपनी योग्यता और अपने अनुभव के आधार पर और सिलेक्शन के आधार पर। यहाँ हर व्यक्ति अपना एक प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर सकता है, तो डेमोक्रेटिक रूप में हुआ। लेकिन फिर कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई कि फिर एक जिम्मेदारी भी होती है, एक और एक समझ भी होती है कि आप ऐसा नहीं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, कि सभी तरह की खबरें वहाँ नहीं जा सकती हैं, सभी तरह बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करने लगे, तो वो न्यूज़ नहीं हो सकती है। न्यूज़ वही है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जिसका बहुत बड़ी पब्लिक से कनेक्शन है, या लोग उसका लाभ ले सकते हैं, या उससे कुछ एक समझ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो इस तरह के डिवीज़न धीरे धीरे होने शुरू हुए। लेकिन इस डिवीज़न ने, जो मैंने आपको कहा कि अलग अलग फॉर्मेट थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने काम करना शुरू किया, और सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो भाषा और प्रेजेंटेशन का है, लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन का, क्योंकि वो एक स्किल है और भाषा जो है एक बड़ी चुनौती आज मीडिया के सामने बनकर आई है। क्योंकि भाषा के मामले में ये कहा जाता है कि मीडिया में भाषा की दक्षता होना बहुत ज़रूरी है हमेशा से, और एक समय तो वो था जब समाचार पत्रों से लोग भाषा सीखा करते थे। समाचार पत्रों में अगर छपा होता तो शब्द को कहते थे ये शब्द सही है, ये शब्द इसी को सही शब्द माना जाए, लोग ऐसा करते थे। आज हालांकि वो स्थितियाँ नहीं हैं, आज लोग कहते हैं हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए। भाषा और व्याकरण की दृष्टि से वो कितनी शुद्ध है उस पर उनका ध्यान शायद बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए अब वो बात भी ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी ये कि भाषा का प्रभाव होता है, भाषा का अपना गुण होता है, भाषा की अपनी क्षमता होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन भाषा अभिव्यक्ति के साथ साथ बहुत सारा प्रभाव भी छोड़ती है। और उन शब्दों, एक एक शब्द का एक एक अनाव, जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी बोलने का एक अलग तरह का भाव आता है, लेकिन हम उसी को नीर बोलते हैं तो एक अलग तरह का भाव आता है। हम कहते हैं नीर छीर विवेक, वहाँ जब नीर का इस्तेमाल होता है तो एक अलग प्रभाव आता है।
तो बहुत सारे ऐसे समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसलिए भाषा की दक्षता और क्षमता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा जो कठिनाई हो रही है कि भाषा की दक्षता में शायद हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है, और ख़ासतौर से हमारे वो संस्थान जो भाषा को तैयार करने के लिए जिम्मेदार माने जाते, कहीं कमज़ोर पड़े हैं। और उसकी वजह ये हुई है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भाषा, उनकी जो भी अपनी भाषा है उस भाषा में थोड़ा कमजोर, तो उसको दक्ष करना बहुत जरूरी है। और सर, भाषा की दक्षता को लेकर हम अपनी बात को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना प्रश्न रखें। महेंद्र पटेल जी, स्वागत है आपका। बोल रहा हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल के दौर में प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक सेवाएं हो चुकी हैं, तो गांव देहात में टेलीविजन है, हर घर में टेलीविजन उपलब्ध है, मोबाइल है। तो हमारा सवाल ये है कि जैसे गांव देहात की जो मूलभूत समस्याओं से आदमी जूझ रहा है, उन खबरों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और शहरों की चकाचौंध में वो पत्रकार लोग बने रहते हैं और एक धार्मिक डिबेट ज्यादा होते हैं आजकल। तो मूलभूत जो सुविधा है, आदमी जो जूझ रहा है उनसे दूरी क्यों है इस समय? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने एक अच्छा सवाल किया है और निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, उन पर विचार होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर वो समस्याएं पत्रकारों तक पहुँचें, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं दमोह में आप रहते हैं, तो अगर मैं दूरदर्शन न्यूज़ की बात करूं तो वहां पर दूरदर्शन के संवाददाता हैं, अगर उन तक आप संपर्क करें, उन तक उन समस्याओं को पहुंचाएं, तो शायद वो उन समस्याओं पर अपनी खबरें तैयार करके दूरदर्शन के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय चैनल जो होते हैं, क्षेत्रीय चैनलों के संवाददाता, आपके सभी जिलों में संवाददाता होते हैं, आपके दमोह में भी उसके संवाददाता हैं, अगर उनसे संपर्क करें, उनको आप जानकारी दें। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एक दबाव जो आज हम महसूस करते हैं, खासतौर से वो दूरदर्शन या आकाशवाणी जैसे चैनलों के संदर्भ में नहीं है, वो जो निजी चैनल है, निजी चैनल थोड़ा बाजार के दबाव में, विज्ञापनों के दबाव में काम करते हैं, और कई बार जो उनका दर्शक बहुतायत में है, उन दर्शकों को ध्यान में रखकर वो अपने कंटेंट को चुनते हैं। तो कई बार जब दर्शक शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं तो उनकी समस्याएं, उनके मुद्दों पर उनका केंद्रित ध्यान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो जिले या आंचलिक या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं उनकी समस्याएं भी काफ़ी अखबारों के माध्यम से भी आ रही हैं, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से भी आ रही हैं, और आजकल जो डिजिटल मीडिया है, इस डिजिटल मीडिया ने तो सारी बाधाएं ख़त्म कर दी हैं, सारे बैरियर तोड़ दिए हैं, और आप आज कहीं भी बैठ के कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है। तो आपके पास चैनल, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उन मुद्दों की थोड़ा समझ विकसित करने की ज़रूरत है, और आप चाहें तो आप स्वयं भी अपना एक सोशल मीडिया पर कोई प्लेटफॉर्म तैयार करके या एक डिजिटल मीडिया पर या स्थानीय संवाददाताओं से बात करके आप उन समस्याओं को जो है उठाने का काम कर सकते हैं, उनका निराकरण ढूंढ सकते हैं, जिससे कि वो संबंधित लोगों तक पहुँचें और उनका समाधान कर सके। पर यह कि हाँ, थोड़ी सी जब दर्शक कम होते हैं, जिस वर्ग के दर्शक या जिस क्षेत्र के दर्शक ज़्यादा होते हैं, तो निजी संस्थानों का थोड़ा प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे, उनका आग्रह होगा, उनका दबाव होगा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें और भी बेहतर होंगी। लेकिन अभी भी हम संभावनाओं पर विचार करते हैं, और संभावनाएं हमारे पास बहुत हैं, सिर्फ हमें अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी समस्या, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से संबंधित तक पहुँचेगी, उन समस्याओं का निराकरण होगा। बिल्कुल, बहुत स्पष्टता के साथ आपने महेंद्र जी के सवाल का उत्तर दिया। सर, हम बात कर रहे थे लैंग्वेज पर, भाषा पर। तो सर, जो भाषा है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्या जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उस पर भी पकड़ होना ज़रूरी है, और युवाएं भाषा पे पकड़ बनाने के लिए क्या कर, इस स्किल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? और देखिए, निश्चित रूप से आज जो भाषा की हम बात करते हैं तो हम न सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि आजकल दुनिया के कई बड़े बड़े देश हैं जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई कराकर विद्यार्थियों को तैयार करके उन्नति कर रहे हैं, और दुनिया में बहुत आगे हैं वो। तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ भी अभी 2 दिन पहले ही एक हिंदी में पाठ्यक्रमों की तैयारी हुई और उसकी पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो हम भी कह रहे हैं कि हिंदी में हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी में आगे बढ़ सकते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाषा जो है केवल अभिव्यक्ति के साथ साथ
वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अभिव्यक्ति के साथ साथ वो एक सोचने समझने की भाषा भी होती है, क्योंकि हम अपनी भाषा में ही बेहतर ढंग से सोचते हैं, बेहतर ढंग से समझते हैं। तो इसलिए हिंदी को हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमें तेज़ी से विकास करना है तो हिंदी होना चाहिए। लेकिन भारत जो है एक विविधताओं से भरा देश है, और जब विविधताओं की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भाषाओं की विविधता भी बहुत है। हमारे यहाँ न सिर्फ अनेकों भाषाएं बल्कि अनेकों बोलियां हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो बोली जाती हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर अगर विकास की बात करें तो उन बोलियों को भी समझना बहुत आवश्यक है। भले ही हम ये कहें कि जो बोलियां हैं वो आज बहुत बड़ी रूप में मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र हों या डिजिटल मीडिया भी कहें, तो उनकी भाषा अगर बोलियां नहीं भी बन पाई हैं तो भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म, आज डिजिटल प्लेटफार्म हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर ऐसे समाचार पत्र हैं जो स्थानीय भाषाओं में छपते प्रकाशित होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बोलियां प्रमुखता से नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थानीय स्तर पर पत्रकार उन बोलियों की समझ रखता है, जानता है, तो स्थानीय लोगों से संवाद करके स्थानीय समस्याओं का बेहतर ढंग से निराकरण कर सकता है। मतलब आज के समय में भाषा का बंधन बिल्कुल भी नहीं रह गया इस क्षेत्र में। बिल्कुल, जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानेंगे उतना ज्यादा बेहतर ढंग से आप काम प्रस्तुति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न रखें। सुनाई दे रही है क्या मैडम? जी प्रदीप जी बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे हैं? मेरा ये था कि आज का टॉपिक आपने लिया है पत्रकारिता में युवाओं का भविष्य, युवाओं का भविष्य। तो मेरा ये मतलब है कि युवाओं के भविष्य की सब चिंता करेंगे तो युवतियों के भविष्य की चिंता कौन करेगा? चलिए, ये तो एक जोक सा पार्ट हो गया। देखिए, युवाओं में दोनों ही शामिल हैं, हमको बहुत ज्यादा उसको डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा हमें बड़प्पन और बड़ी सोच के साथ देखना है चीजों को। जी बिल्कुल जी, आप अपना प्रश्न रखें। ये कितना प्रासंगिक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति मोरलेस पत्रकार हो गया है, और उसमें जितना स्किल होगा वो अपने हिसाब से टाइप कर सकता है मोबाइल पर या किसी भी तरह से। तो ग्लोबली, नेशनली या जो भी है वो पत्रकार है। तो अब पत्रकारिता में युवाओं के भविष्य की क्या बात करें, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पत्रकारिता में युवाओं के भविष्य की जब हम बात करते हैं तो हम उसको मोटे तौर पर थोड़ा सामाजिक दायित्वों के साथ साथ उसकी आजीविका से भी जोड़ते हैं। और जब आप मोबाइल पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको अभिव्यक्ति का माध्यम तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आपको आजीविका का माध्यम नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए जब हम युवाओं के भविष्य की बात करते हैं तो हम उसको उनके सामाजिक दायित्व, अभिव्यक्ति का माध्यम, सामाजिक मुद्दों को उठाने की क्षमता के साथ साथ उसकी आजीविका का माध्यम के रूप में भी देखते हैं। और हम उसी दृष्टि से यहाँ बात कर रहे हैं कि जो युवाओं का भविष्य आज पत्रकारिता या जनसंचार के क्षेत्र में आने वाले समय में उनको जॉब की दृष्टि से क्या हो सकता है, उनकी आजीविका की दृष्टि से क्या हो सकता है, उनके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की दृष्टि से क्या हो सकता है, इस रूप में हम उसको देख रहे हैं। तो थोड़ा उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको समझने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, हमें हमारे नज़रिए, विचारों के दायरे को बढ़ाना होगा। तो दर्शकों, अभी कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद आपको सुनाएंगे अनायदा की मीठी आवाज़ में एक गीत। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया किया है, कुछ नई सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं, मेजर सुशांत सिंह। पर जब मैं साइकिलिंग पे होता हूँ तो 8 महीने केवल चावल खाता हूँ और सुबह शाम केवल खिचड़ी खाता हूँ। और मैं अपना छोटा सा कुकर भी लेके जाता हूँ, जो बाहर के लोगों को बड़ा हैरानी होती है देख के, क्योंकि यूरोप वगैरह में कुकर होते नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही है जहाँ कुकर चलते हैं।
तो वो खाने की प्लानिंग की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अगर आपने 2 किलो दाल चावल ले लिए हैं तो आपको एक अकेले बंदे को 20-25 दिन आराम से चलते हैं। पर हाँ, पानी की समस्या ज़रूर है। तो कई बार ऐसे मौके हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखने वाली बात रहेगी मध्य प्रदेश इसका लाभ ले पाता है अथवा नहीं। ट्रैक किया गया, गेंद गोल के भीतर, तो पहला गोल। हालांकि अंपायर अभी एग्री नहीं है। पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको एक मीठा सा गीत सुनाएंगे, तो बिल्कुल आइए गीत के पहले थोड़ा सा अनाइडा से बात कर लेते हैं। अनाइडा, कितने सालों से आप क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हैं? मैं जयश्री सवागुंजी मैम से 9 साल से सीख रही हूँ। जी, आपकी गुरु है सवागुंजी मैम? जी जी, उनसे मैं 9 साल से सीख रही हूँ। उससे पहले से भी मैं एक गुरुजी से सीख रही थी, राजधर शिवदे नाम है उनका, उनसे भी सीखा मैंने। अच्छा, और ये जो संगीत की तरफ रुझान था, ये आपका बचपन से ही था या फिर बड़े होते हुए आपने जाना कि मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है इसलिए इसमें मैं जाना चाहती हूँ? जी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुझान था, मगर आगे चलते चलते मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया तो उसमें और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए हमारे दर्शकों को सुनाते हैं आपकी अगली प्रस्तुति। शाम मिलन को आई राधा, दर्शन दीजो शाम कान्हा, दर्शन दीजो शाम कान्हा, दर्शन दीजो शाम। बिनती करूं मैं सुनो रे शाम, बिनती करूं मैं सुनो मोरे शाम। तुम बिन ना परिचैन कान्हा, तुम बिन ना परिचैन कान्हा। तुम्हरो मन हरि ध्यान धरत है, तुम्हरो मन हरि ध्यान धरत है। यही लगी कान्हा अरज करत मेरी, दर्शन दीजो शाम कान्हा, दर्शन दीजो शाम, दीजो शाम, दीजो शाम कान्हा। अनाइडा, इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति, इतनी मीठी मीठी आवाज़, और जिस तरीके से आप गा रही हैं, मतलब देखकर ऐसा मतलब देखकर तो अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही रहें, इतनी मीठी है आपकी आवाज़। बिल्कुल आगे भी हम कार्यक्रम में आपकी मीठी मीठी आवाज़ में और भी गीत सुनेंगे। पुष्पेन सर से सबसे पहले हमारे जानते हैं कि पत्रकारिता, सर पत्रकारिता, अगर किसी बच्चे को पत्रकारिता में अपना करियर बनाना है तो किस किस तरीके के कोर्सेज हैं? क्या 12th के बाद ही उसको कुछ डिग्री लेनी होती है या कुछ डिग्री लेने के बाद भी वो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में उतर सकता है? देखिए, वैसे तो अब हम पत्रकारिता की बात करें तो अब ये भी प्रयास किए जा रहे हैं शासकीय स्तर पर कि स्कूलों में भी उनको कुछ पत्रकारिता की जो है थोड़ा सा भाषा दक्षता को लेके, कुछ कम्युनिकेशन को लेके उनको कुछ थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में चीज़ों को शामिल करके सिखाया जाए, वो प्रयास हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ही जो हम कहते हैं कि एक पूर्णकालिक जो पाठ्यक्रम है वो 12th के बाद देश के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि बैचलर कोर्स चलाते हैं, और आजकल बैचलर इन जर्नलिज्म, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी जो BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह के पाठ्यक्रम आजकल संचालित किए जा रहे हैं अलग अलग उनको उद्देश्यों को ध्यान में रख के। तो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के संपर्क में रह के अपने आसपास के जो विश्वविद्यालय हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर है, वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जीवाजी विश्वविद्यालय है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में। ऐसे सभी लगभग सभी जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं
उनमें पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हैं। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में भी पाठ्यक्रम है हिंदी पत्रकारिता का। तो वो उन विद्यार्थियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो विश्वविद्यालयों के जब भी प्रवेश के नोटिफिकेशन होते हैं एडमिशन, और आमतौर पे आजकल सभी विश्वविद्यालयों में फरवरी के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आजकल पत्रकारिता के पाठ्यक्रम चला रही हैं। वहाँ भी आप समझ, अमरकंटक विश्वविद्यालय है, ट्राइबल विश्वविद्यालय है हमारे मध्य प्रदेश में आता है। तो उनमें प्रवेश परीक्षा कई जगह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेते हैं, कई जगह मेरिट के माध्यम से लेते हैं। तो जैसी भी उनकी प्रक्रिया है वहाँ आवेदन करें। आजकल ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होती है। जैसे नोटिफिकेशन होता है तो वहाँ आवेदन करें अपना, और उसकी प्रवेश परीक्षा है तो वो दें, मेरिट के आधार पर होना है तो उसको देख लें, फिर उनका सिलेक्शन हो जाते हैं। फिर इसी तरह से बहुत सारे पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन के बाद में भी हैं। तो आप चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद में भी जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है, एमए इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमए मास कम्युनिकेशन है, इस तरह के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में और यहाँ तक कि आज के समय में सर डिप्लोमा कोर्सेज भी, अगर आप डिग्री, आपने बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री भी किसी और सब्जेक्ट को लेके करी हुई है, और फिर लेटर ऑन आपको ये समझ में आया कि मेरा रुझान इसमें और कुछ मैं इस विषय से संबंधित कुछ कोर्स करके इस फील्ड में उतरना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सौम्या रघुवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सौम्या, अपना प्रश्न करें। सौम्या, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो अपना प्रश्न रखें। सर प्रणाम। शायद उनसे संपर्क हमारा जी सौम्या थोड़ा सा जी बिल्कुल जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, अपना प्रश्न करें सौम्या। सर मेरा प्रश्न ये है सर कि पत्रकारिता जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको इस फील्ड में काम कितना मिलेगा? बिकॉज और भी लोग इसी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं जो कि पत्रकार नहीं है बेसिकली। तो सर भाषा का अनुभव और एक पत्रकार को है, तो जो दूसरे लोग जो बिना प्रोफेशनली फील्ड से रिलेटेड नहीं है सर, तो उनको भी इसमें एंट्री मिलना चाहिए या नहीं सर? देखिए सौम्या जी, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ा, केवल पत्रकारिता में नहीं, हर फील्ड में आज हमको कंपटीशन दिखाई देता है। और कंपटीशन की जब बात आती है तो मेरा मानना यह है कि हमने एक बात बहुत पहले से पढ़ी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर आप अपने काम में निपुण हैं, अगर अपने काम में पारंगत हैं, आपके पास जो उस प्रोफेशन के लिए, उस फील्ड के लिए ज़रूरी नॉलेज है, ज़रूरी स्किल है, ज़रूरी जो क्षमताएं हैं, वो अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप कितना ही कंपटीशन हो दूसरों से आप आगे निकलेंगे। तो मैं बार बार ये दोहराने की कोशिश करता हूं कि पत्रकारिता के लिए आपको भाषा पर आपकी पकड़ होना चाहिए, आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपका तकनीकी ज्ञान बेहतर होना चाहिए, और आपको जो है समसामयिक संदर्भ और मुद्दे जो हैं, और ख़ासतौर से जो सामाजिक सांस्कृतिक जो राजनीतिक समझ है वो आपकी बेहतर होगी, तो आप निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। कितना ही कंपटीशन हो, कितने ही लोग अवांछित, अगर आप, मैं कहूँ कि लोग भी अगर उसमें आ रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भीड़ भले ही कितनी हो, लेकिन भीड़ में अलग दिखने के लिए आपको एक अलग मेहनत और एक अपनी अलग क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। वो अगर है तो आज भी मेरा कहना है कि कितना ही कंपटीशन हर फील्ड में हो, उसके बावजूद भी आज अच्छे लोगों की लगातार डिमांड बनी हुई है, अच्छे लोगों की मांग बनी हुई है, और अच्छे लोग हमेशा कंपटीशन में आगे निकलते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। और प्रोफेशन भी उनका, इंडस्ट्री भी उनका स्वागत करती है हमेशा, क्योंकि केवल संपर्कों से, केवल जान पहचान से कोई इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ती है। इंडस्ट्री में कौशल और नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसको रखने वाले लोगों की हमेशा इंडस्ट्री में पूछ परख होती है। तो इसलिए आप इसकी बात चिंता मत करिए, आप सिर्फ मेहनत करिए और ज़रूरी कौशल और ज्ञान को हासिल करिए, और पूरी मेहनत से आप इसमें, इस प्रोफेशन में आइए। आपका स्वागत है और आप निश्चित रूप से अपनी पहचान बनाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर सर ने दिया। सौम्या, मैं भी यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर मेहनत करिए, आपको किसी से प्रतियोगिता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि शुरू में हमने विचार भी ये कहा था कि आपको किसी से प्रतियोगिता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं, आप अच्छे हैं, तो आप अपने ऊपर मेहनत करिए, परिपक्वता लाइए। और किसी की सहायता से आप सिर्फ 4 कदम ही चल सकते हैं, लेकिन खुद की मेहनत से आप दौड़ना सीखते हैं, और आप जब दौड़ेंगे तो बेशक आप जहाँ तक जाना चाहते हैं आप वहाँ तक जाएंगे। सर, इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी चुनौतियों की, कि इस क्षेत्र में सर काफ़ी कुछ चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियों पे हम उत्तर आपसे लेंगे, लेकिन इसके पहले हम चलेंगे अनायदा के पास। अनायदा, आपने भी जब सिंगिंग अपनी स्टार्ट करी होगी तो काफ़ी कुछ चुनौतियाँ आपको भी आई होंगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ क्लासेस को मैनेज करना, तो कैसे मैनेज किया अनायदा आपने?
मैंने बीएससी जब करी थी तब साथ में म्यूज़िक मैं इक्वल टाइम नहीं दे पाती थी, बिल्कुल। पर मेरा रुझान बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में था, तो बीएससी में थोड़ा कम ध्यान देकर म्यूज़िक में ज़्यादा ध्यान दिया। खुद पर काम बहुत ज़्यादा किया कि मैं आगे चल के एमए करूं तो अच्छी जगह से कर पाऊं, अच्छे कॉलेज से कर पाऊं। तो मेरा पूरे टाइम म्यूज़िक में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। रियाज़ बहुत ज़्यादा किया। बहुत मुश्किल होता है दोनों चीज़ें संभालना, मगर करते करते आदत हो जाती है। जहाँ चाह होती है वहाँ अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। तो अब अगला गीत आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं एक दादरा। जी बिल्कुल। जमुना किनारे मोरा सावरे आई जयो सावरे आई जयो सावरे ओ आई जयो सावरे आई जयो सावरे आई जयो सावरे आई जयो सावरे। जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली। मैं भी देखी गोपिका नवेली, मैं भी देखी गोपिका नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम। बंसी बजा के आई जइयो, बंसी बजा के आई जइयो, बंसी बजा के आई जइयो सावरे जइयो सावरे आई जइयो सावरे आई जइयो सावरे ओ आई जइयो सावरे। इतना प्यारा गीत, इतना सुंदर गीत, बहुत बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। नायडा सर, जैसे कि मैंने कहा था कि चुनौतियाँ, जब भी कोई कोर्स करता है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ का सबको सामना करना पड़ता है। तो जब कोई बच्चा पत्रकारिता की ओर बढ़ता है तो किस तरह की चुनौतियाँ उसको देखने मिल सकती हैं और वो उन चुनौतियों के साथ कैसे डील करे? देखिए, सबसे पहली जो चुनौती पत्रकारिता में आने वाले युवाओं के सामने वो ये है कि अपने आप को तैयार करना उस प्रोफेशन की ज़रूरतों के मुताबिक जी। और उस प्रोफेशन की जो ज़रूरतें हैं, वैसे मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ और मुझे लगता है दोहराने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बार बार दोहराने से कई बार वो उनके दिमाग में स्पष्ट होती है कि हमें इन चीज़ों की तैयारी करनी है। मैं कहूँगा कि जैसे भाषा की दक्षता है, आज जो सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है वो अपने आप को भाषा में दक्ष, भाषा उनकी कोई भी हो, अपनी भाषा वो चुन सकते हैं। हिंदी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी भाषा हो सकती है और भी कोई भाषा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, बंगाली, मराठी, मलयाली, मीडिया, तमिल, तेलुगु, इनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उस भाषा में दक्ष होना, आप कॉन्फिडेंस से कह पाएँ कि इस भाषा में मुझसे कोई अशुद्धियाँ नहीं होंगी, मुझसे कोई गलतियां नहीं होंगी और मैं जितना बेहतर लिख सकता हूं वो उतना बेहतर कोई नहीं लिख सकता है। मेरे पास अपना जो है शब्दों का एक अच्छी वोकेबुलरी है, एक अच्छा शब्दकोश है उसमें, और मैं भाषा के कहाँ कौन से शब्दों का प्रयोग होना है, उनकी वर्तनी की जो गलतियां हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए उस प्रोफेशन में आने की, मेरी ये भाषा है, इस भाषा में मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो आपकी चुनौती ये है कि आपको कोई चुनौती न दे पाए। तो पहला आपका भाषा का, दूसरा आपका तकनीकी ज्ञान, क्योंकि आज कोई भी माध्यम है वो बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं कर सकता है। आप दूरदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हुए, इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतनी एडिटिंग की डिवाइस लगी हुई हैं, सब काम कर रही हैं, इन सब के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। तो आपका उसमें कितने पारंगत हैं आपका कंप्यूटर पर पेज बनाना है, कंप्यूटर पर न्यूज़ रिपोर्ट
तैयार करना है आपको। उसके अलावा आपको जो है बहुत सारे डिजिटल जब प्लेटफार्म में काम करते हैं तो आपको बहुत सारे डिजिटल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो जिस मीडिया में भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रिंट मीडिया है तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, उसके जो भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर है, उनकी नॉलेज आपको होना, उसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना आप बेहतर ढंग से क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो आपको एक्सप्रेस करने में, आपको प्रेजेंटेशन देने में आपको कहीं ना कहीं मदद करती है और उसको एक उसके इम्पैक्टफुल बनाने में, उसको पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको मदद करती है। तो वो होना आपको बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे भी जो ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर आप न्यूज़ मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपके अंदर न्यूज़ सेंस कितना है, न्यूज़ सेंस डेवलप करना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि जो घटनाएं मेरे सामने हो रही हैं इसमें से कौन सी घटना ऐसी है जो नेशनल लेवल पर लोगों के इंटरेस्ट की हो सकती है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको प्रादेशिक स्तर पर, जिसको स्थानीय स्तर पर लोग देखना चाहते हैं, उनके लिए वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, उनसे वो कनेक्ट कर सकती है, या उनके लिए वो ज़रूरत की खबर हो सकती है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती है, उनके जीवन को सुरक्षित बना सकती है उसमें। तो वो जो एक न्यूज़ सेंस है वो डेवलप करना, हमारे पास घटनाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी जानकारी है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन का तो हम कहते हैं आज बम्बारमेंट है, इन्फॉर्मेशन इरा में हम जी रहे हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की, इसकी समझ विकसित करना, ये समझ जब भी आपको विकसित हो सकती है तो वो आपकी जो नई चुनौती पैदा करती है कि आपके अंदर समाज की समझ कितनी है, सामाजिक सांस्कृतिक जो समझ है वो कितनी है, जो वर्तमान आपका जो परिदृश्य है समाज का, राजनीति का, देश का, वो परिदृश्य कितना आप उसको समझते हैं कितना, उसके मुताबिक आप तय कर पाते हैं कि ये न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको देना चाहिए। अन्यथा उल जरूर बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, डिजिटल मीडिया को क्यों क्रिटिसिज्म, इसलिए कि हम इस बात से तो खुश हैं कि हमारे देश का हर नागरिक आज पत्रकार हो गया है, वो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, लेकिन उसके अंदर अगर ये समझ नहीं है कि क्या अभिव्यक्त करना है, तो उस प्लेटफॉर्म की जो उपयोगिता होनी चाहिए थी और जिसके लिए उसको महत्व मिलना चाहिए था, कई बार वो महत्व न मिलके उसका क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। और वो क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का क्या दोष है उसमें, दोष उन लोगों का है जो उसका गलत तरीके से या नासमझी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चुनौतियां हमारे युवाओं के सामने हैं। उसके बाद फिर एक टीम वर्क में काम करना, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क होता है, उसका एक डेकोरम होता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है। तो हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है थोड़ा स्वच्छंद तरीके से काम करना चाहती है, तो वहाँ वो उस तरह से अनुशासित ढंग से जब काम नहीं कर पाती है तो वो बहुत जल्दी या तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, या मिसमैच हो जाती है, या मैनेजमेंट का जो है क्रिटिसिज्म उसको सुनने को मिलता है, तो कई बार उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। टीम वर्क में काम करना, कोऑपरेटिव ढंग से काम करना, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, हर प्रोफेशन के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, उसके अप एंड डाउन होते हैं, उन अप एंड डाउन के साथ एडजस्ट करना भी आपको आना चाहिए। अगर वो अच्छी परिस्थितियों में तो आप बेहतर काम कर लेते हैं, कई बार जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो फिर आपके सामने कठिनाई आने लगती है, आप उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आपके सामने बड़ी चुनौती है। और आज जिस तरह से तेज़ी से बदलते घटनाक्रम है, तेज़ी से बदलती दुनिया है, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया जो है एक आर्थिक शक्तियों के आधार पर चल रही है। आज जो है सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर आर्थिक शक्तियाँ हैं, और जब आर्थिक शक्तियों के हिसाब से जब सारी चीज़ें चलती हैं तो बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आते हैं। तो जो अप डाउन आते हैं, उन अप डाउन के साथ हर प्रोफेशन में, हर इंडस्ट्री में अप डाउन होते हैं, उन अप डाउन के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उनके साथ आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जी, समय के साथ तालमेल बिठाना, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कोरोना काल में हमने देख लिया उसको। जी बिल्कुल, भली भांति। और दर्शकों, चुनौतियां आना, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, चुनौतियां आना आम बात है, लेकिन अगर आपके अंदर दक्षता है तो उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आपको वहीं से मिलेगी। बिल्कुल। तो अभी चलते हैं अनायडा के पास। अनायडा, मैं जानना चाहूँगी कि अब आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? एक बंदिशी ठुमरी। बंदिशी ठुमरी, बिल्कुल। बिजली चमके जियरा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे। इतनी बिनती मोरी उन
से कहीं उजाड़, उन बिन जियरा निकस ही जाए। सनद कहत एरी आली मोरा सैया घर न आवे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, कूक सुनावे, कूक सुनावे। बहुत सुंदर प्रस्तुति अनायडा सर। मैं आपसे अंत में जानना एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी कि आप हमारे जाते जाते युवाओं को देते हुए जाएं। मैं जो युवा पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आज हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन अच्छे लोगों की मांग कर रही है। अच्छे लोगों से तात्पर्य है मेरा उस विषय की समझ रखने वाले, नॉलेज रखने वाले, उसकी ज़रूरी स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग और मेहनत और ईमानदारी के साथ एक प्रोफेशनल वे में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। आप मेहनत करिए, आप अपने आप को उस प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार करिए, तो निश्चित रूप से वो प्रोफेशन, वो इंडस्ट्री आपका स्वागत कर रही है। और मेहनत करने वालों के लिए और नॉलेज रखने वालों के लिए कहीं भी कभी भी न तो जॉब की कमी है, न ही कोई उनके सामने चुनौती है, न कभी उनके सामने संघर्ष का स्थिति बनेगी। वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा सफल होते हैं। और आप भी अगर इस रास्ते से चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोफेशन में ऊंचा नाम कमाएंगे, ऊंचे मुकाम पर आप पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर भरोसा रखिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, हर दौर में युवाओं की पहली ज़रूरत होती है रोजगार, और पत्रकार एक पेशा नहीं बल्कि देखा जाए तो ये एक समाज सेवा है। तो अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो बिल्कुल आप इस करियर ऑप्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में सर, पुष्पेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। अनायडा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मीठी मीठी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। तो दर्शकों, अब समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है आपके साथ बने रहने के लिए, लेकिन अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा एक नए विषय के साथ। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।